प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन दिनों हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता को सबसे पहले अक्षीय स्थिति में निकाला गया, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में निकाल दिया गया, और आज के वीडियो में हम लोग किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लेते हैं ये एक डायपोल है जो -q और +q से बना है। इसके बीच की दूरी 2a है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दूरी a है और ये दूरी a है, तो ये टोटल दूरी 2a हो गई। पहले भी ये बात बता चुके हैं। इसका डायपोल मोमेंट P माइनस से प्लस की ओर होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट की दिशा ये होगी इधर। अब इस द्विध्रुव डायपोल के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यह डायपोल बिंदु O से P को मिलाने वाली रेखा के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये कोण थीटा है, तो इसलिए इसको किसी भी स्थिति में माने हैं हम। अगर हम थीटा चेंज करते चलेंगे और r को चेंज करते चलेंगे तो ये P की स्थिति चेंज हो जाएगी। जैसे r को बढ़ाएंगे इसी दिशा में तो r यहाँ, अगर r बढ़ा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर और बढ़ा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर हमको यहाँ चाहिए तो फिर r को भी इस बार चेंज करना पड़ेगा और साथ साथ थीटा को भी ऐसे कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो थीटा और r के चेंज करने से हम जिस स्थिति में चाहें, जिस पोजीशन पे चाहे उस पर फील्ड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो चित्र में बनाए हुए हैं उसे लिख देते हैं। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव दिखाया गया है जिसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O तथा P को मिलाने वाली रेखाखंड OP द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रही है। तो ये इतनी चीज इसमें माने हुए हैं और ये इसे हमने लिख दिया। अब इसका फील्ड निकालने के लिए हमको पिछले के 2 वीडियो के उन स्थितियों पर विचार करना होगा जिसके बारे में बताया गया है। उससे पहले हमको घटक के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि घटक का यहाँ प्रयोग है। चित्र में ये x एक्सिस दिखाया गया है, ये y एक्सिस दिखाया गया है, और ये एक वेक्टर P है जो धनात्मक x के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो ये O बिंदु है, मूल बिंदु है, ये A बिंदु है, और ये इस पॉइंट को मान लेते हैं B बिंदु। तो यहाँ देखिए त्रिभुज OAB में संक्षेप में पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं और वेक्टर के वीडियो में बता चुके हैं। आप वहाँ अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। वहाँ cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लिखेंगे OB बाय OA, OB बाय OA। तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा OA cos थीटा, ये हो जाएगा OA cos थीटा। अब यहाँ OA देखिए, OA तो P वेक्टर है, तो हम इसका मान लिखने के लिए सिर्फ P लिख देंगे, और OB जो है इस OB को हमने इस लाइन, जो ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन वेक्टर है, इसके द्वारा दिखाया गया है। इसको इस P का x कंपोनेंट कहते हैं। तो OB को हम लोग PX बोलते हैं, और ये OA cos थीटा है, OA का मान P है, तो ये हो जाएगा P cos थीटा। तो इस वेक्टर P का जो x दिशा में घटक होगा, या ये फिर कहें कि x दिशा में मान जो होगा वो होगा PX इज इक्वल टू P cos थीटा। इसी प्रकार से अगर साइन थीटा लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब AB है, तो इसके लिए लिखेंगे AB बाय OA। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा OA साइन थीटा। AB देखिए, AB तो ये है, ये लाइन है, ये AB, ये है AB, यहाँ से यहाँ तक है ये AB,
ये ए बी है, और इस रेड लाइन को देखेंगे, रेड वेक्टर को देखेंगे तो ये और ये बराबर है, इसीलिए हम ए बी को ये यहाँ से यहाँ, ये और ये बराबर है, इसलिए ए बी को हम लोग y कंपोनेंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा पी वाई इक्वल टू, ओ ए का मान p है तो ये हो जाएगा p साइन थीटा। यहाँ हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई वेक्टर p है, वो अगर x के साथ थीटा कोण बना रहा है तो उस दिशा में जो घटक लिखेंगे इसको px बोलेंगे, और ये होगा p cos थीटा। उससे लंबवत दिशा में उसको py बोलेंगे, और ये होगा p साइन थीटा। अगर थोड़ी सी चर्चा इसको विस्तृत रूप में करें, अगर मान लिया जाए कि ये इस तरह से होता, ये वेक्टर p ऐसे होता, इसका ये भी भाग होता, तो इस px का जो ये इसके लिए ये इधर भी आ जाता, ये होता हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा px ये, और इसके लिए py होता यहाँ से यहाँ तक होता ये, क्योंकि ये वेक्टर पीछे भी है ये इस तरह से, इसलिए। तो अब इसे ऐसे समझिए कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। एक वेक्टर इस प्रकार से है ऐसे, इसी को हम यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू मान रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा इधर, इसका डायपोल मोमेंट p वेक्टर इधर हो जाएगा। ये मान लिया जाए कि x से थीटा कोण बना रहा है ये, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट लिखेंगे तो इसको तो px बोलेंगे, px ये हो जाएगा p cos थीटा। लेकिन इसका फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका जो इधर कंपोनेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से इसको लंब गिराते तो ये होता, यहाँ से इसको इधर लंब गिराते तो ये होता, तो ये हो जाएगा हमारा px और ये होगा p cos थीटा। इधर अगर लिखते y की तरफ तो यहाँ से लंब डालते तो ये वाला होता, ये होता प्लस क्यू यहाँ पे, और यहाँ से इसको लंब डालते यहाँ तो ये होता माइनस क्यू। तो कुछ इस तरह से होता ये, और इसको लिखते हम लोग पी वाई और ये लिखते पी साइन थीटा। अगर आप इसको समझ जाएंगे आसानी से तो फिर उसको समझना मुश्किल नहीं है, उसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए, अब इसको हम भुला सकते हैं, इसके बदले हम ये लिख दिए हैं, ये वाला पी एक्स और ये पी वाई, इसी p के बदले। तो या तो p लिखिए या फिर px या py लिखिए, इसको घटक में तोड़ करके px और py के रूप में लिख दिए हैं। इसी का हम लोग अब प्रयोग करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, ये p वेक्टर इधर है और ये थीटा कोण बना रहा है, तो इस p के कंपोनेंट तोड़ दीजिए। तो एक कंपोनेंट इसको इसके दिशा में तोड़ देते हैं, r की दिशा में, एक r के लंबवत तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको इससे एक लंबवत बनाइए, काल्पनिक लाइन लीजिए, लंबवत लाइन ये, और इसको इधर बढ़ा दीजिए। ये पूरा स्केल पे नहीं हो रहा है, लेकिन इसको सीधा समझना है। इस डायपोल मोमेंट का p जो है, इसका अगर इस दिशा में घटक तोड़ेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, और इसको इधर बढ़ा देने पर इसको मान लीजिए y एक्सिस, इसको, और इसको मान लीजिए x एक्सिस। तो अब देखिए कि ये जो p वेक्टर है, ये यहाँ से यहाँ, ये p वेक्टर ये वाला, ये हमारे x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा, इसको इधर लिखेंगे, इधर वाला कंपोनेंट, इसके लिए ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो ये होगा प्लस क्यू यहाँ पे, और इसके लिए माइनस चार्ज जो यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, और ये वाला जो घटक लिखेंगे ये, इसके लिए ये वाला, ये हो जाएगा हमारा p cos थीटा।
इसकी लंबवत लिखना है इसी का, तो इसमें लंबवत में ये इस तरह से हो जाएगा। मान लिया जाए कि ये है, ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसका इस पे इस तरह से लंब डाल दीजिए इस पर, तो इस तरह से होगा। यहाँ इस पर इससे लंब डाल दीजिए तो इस तरह से होगा। तो ये वाला जो है ये वाला ये हो गया, यहाँ हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। तो ये जो घटक है इसका ये हो जाएगा पी साइन थीटा। अब इस पी को भूल करके हम पी कोस थीटा और पी साइन थीटा समझ सकते हैं कि इसी पी को दो भाग में तोड़ दिए हैं। एक है पी कोस थीटा जो ये बता रहा है ये वाला, और दूसरा है पी साइन थीटा जो ये बता रहा है। अगले स्लाइड में हम इसको फिर से बनाते हैं। ये है माइनस क्यू और ये बिंदु O है और इससे r दूरी पर बिंदु P था। तो हमने ये कहा था कि इसके दो घटक तोड़ दिए हैं। इस P जो है इसका डायपोल मोमेंट, इसके दो घटक तोड़े हैं। एक घटक इसी की दिशा में है जो यहाँ प्लस क्यू, और इसको इधर बढ़ाने से ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू से मिलके बना है। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू से मिलके बना है। एक घटक ये है, ये बिंदु O है, और दूसरा घटक इससे लंबवत तोड़ना है। ये थीटा कोण बना रहा था उस समय। दूसरा घटक इस तरह से इधर होगा। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये है पी कॉस थीटा और ये है पी साइन थीटा। तो ये पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट के लिए बिंदु P जो है ये तो अक्षीय स्थिति में आ गया, और पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट के लिए निरक्षीय स्थिति में आ गया। तो अक्षीय स्थिति में फील्ड जो है विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होती है, तो यहाँ पर फील्ड की दिशा इधर हो जाएगी। ये होगी पी कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण, इसको मान रहे हैं हम E1 वेक्टर, इधर होगी। अब ये जो है ये तो इससे 90 डिग्री कोण पर है, तो इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। और निरक्षीय स्थिति में फील्ड विद्युत द्विध्रुव से उल्टी दिशा में होती है। ये हम लास्ट के 2 वीडियो में बता चुके हैं। तो ये फील्ड की दिशा इधर हो जाएगी, इस फील्ड की इधर, और ये है 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम E2 वेक्टर। तो P पर जो नेट फील्ड होगा वो इस दोनों फील्ड का योग होगा, और ये कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं कि नेट फील्ड E1 के साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव के पी कॉस थीटा वाले घटक के कारण, क्योंकि अब P नहीं रहा, P को तोड़ दिए हैं दो घटक में, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में, तो इसको अभी भुला सकते हैं। इस P को, ये जो P है इसको भुला सकते हैं, और उसके बदले हम पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा सोच सकते हैं। तो पी कॉस थीटा वाले घटक के कारण बिंदु P अक्षीय स्थिति में हो जाएगा, इसलिए पी कॉस थीटा वाले घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 इक्वल टू, अभी मान लिख रहे हैं केवल। तो हम बताए थे कि अक्षीय स्थिति में जो E का मान होता है वो होता है 2kp/r3। यहाँ P द्विध्रुव आघूर्ण था। चूँकि इस स्थिति में हमको P के बदले P cos थीटा हो गया है, तो वही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2k, P के बदले P cos थीटा/r3। r तो सेम है, ये देख लीजिए, ये O से और इस बिंदु की दूरी तो r है ही, ये E1। इसी तरह से हम साइन थीटा वाले घटक के कारण, ये इसके कारण लंबवत होगा, तो इसके कारण फील्ड की दिशा इधर होगी, वो हम दिखा चुके हैं। द्विध्रुव के साइन थीटा वाले घटक के कारण बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 इज इक्वल टू हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में फील्ड होता है kp/r2।
आर क्यू, तो यहाँ पी के बदले पी साइन थीटा लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा के पी साइन थीटा बाय आर क्यू। और इसकी दिशा पीछे दिखा चुके हैं, ये इसकी दिशा रही, इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर, दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। तो इस यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए, यहाँ पे नेट फील्ड निकालने के लिए हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E = हो जाएगा अंडर रूट, वेक्टर का रूल लगाएंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस 90 डिग्री। ये हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये सब 0 हो जाएगा, जितना गुना में है ये सब 0 हो जाएगा और बच जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E1 का मान है 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस E2 का मान है kp साइन थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए इस सबको, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय ये होगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर क्यू का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर, यहाँ ये एक मरतबा कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं रूट में स्क्वायर रहता है तो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ k पे स्क्वायर है, p पे स्क्वायर है, तो kp बाहर निकल जाएगा। यहाँ आर क्यू पे स्क्वायर है, तो ये आर क्यू बाहर निकल जाए, तो यहाँ हो जाएगा kp बाय आर क्यू इंटू अंडर रूट, यहाँ 4 कोस स्क्वायर है तो पहले साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा निकाल दीजिए प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा हो गया एक, तो ये इसी तरह से हो गया। अब इसका मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं kp बाय आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ई का मान हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो होता है kp बाय आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ई का मान हुआ। अब हमको ई की दिशा भी चाहिए, तो यहाँ देखिए कुछ ऐसी स्थिति बनी थी, ये था E1, ये था E2 और ये हमारा रिजल्टेंट E है, और ये कोण हम मान चुके थे अल्फा। ये बिंदु हमारा, ये बिंदु P था और ये इस तरह से डायपोल था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये दूरी r था। इसको समांतर चतुर्भुज नियम से, वेक्टर के नियम से इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको और इसको इससे मिला दीजिए, तो
ये P है, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। तो त्रिभुज PQR में हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू OR QR, ये Q है Q, तो ये होगा लंब बटा आधार, तो Q होगा और QR बाय PR, तो ये हो जाएगा QR बाय PR। QR को अगर देखेंगे, ये थोड़ा फिगर सही से नहीं हुआ, इसको इतना ही बराबर मानना है, तो ये E2 के बराबर है, QR E2 के बराबर है, और PR जो है E1 के, ये तो E1 है ही, तो ये लिखेंगे E2 बाय E1। E2 का मान है KP साइन थीटा बाय RQ, और E1 का मान है 2KP कॉस थीटा बाय RQ। इसे फिर लिख सकते हैं KP साइन थीटा बाय RQ गुना, ये ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा RQ बाय 2KP कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, KP से KP कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/2 और tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। इसी को हम लोग इन्वर्स में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू tan इन्वर्स 1/2 tan थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ अल्फा परिणामी विद्युत क्षेत्र E तथा E1 के बीच बना कोण है। तो हम फील्ड का मान भी निकाल चुके हैं और रिजल्टेंट E1 के साथ कितना कोण बनाता है ये भी निकाल चुके हैं। तो किसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र अब निकाल सकते हैं। एक बार फिर से जितना चीज़ पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज करते हैं एक बार संक्षेप में। ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये केंद्र O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है और ये डायपोल से थीटा कोण बना रहा है। तो इस बिंदु पर इधर एक फील्ड होता है E1 और इससे लंबवत होता है E2 और रिजल्टेंट इसके बीच में होता है E, और ये अगर अल्फा कोण बना रहा हो E1 से, तो E का परिमाण लिखते हैं KP बाय RQ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये E1 से कितना कोण बना रहा है, ये E1 के साथ कितना कोण बना रहा है, तो ये अल्फा कोण बना रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू लिखते हैं tan इन्वर्स 1/2 tan थीटा। ये हमको इस बिंदु पर रिजल्टेंट का दिशा भी मिल गया, परिणामी का दिशा भी मिल गया और परिणामी का मान भी मिल गया। अब कुछ विशेष स्थितियों की चर्चा करते हैं। विशेष स्थितियां, सबसे पहले जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो अगर यहाँ पे थीटा को 0 कर देंगे तो ये बिंदु P, थीटा जैसे ही 0 होगा तो ये बिंदु P यहाँ से घूम के यहाँ चला आएगा। इस स्थिति में देखिए ये जो R हो जाएगा, यहाँ से यहाँ थीटा 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये बिंदु P डायपोल के अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, ये अक्ष पे आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि तो बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा KP बाय RQ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, KP बाय RQ अंडर रूट 1 + 3, और cos थीटा 0 हो जाएगा तो cos स्क्वायर 0 डिग्री होगा,
और हम जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो KP/RQ अंडर रूट 1 + 3 × 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा KP/RQ अंडर रूट 1 + 3 4 हो जाएगा, और ये KP/RQ 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2KP/RQ। ये अक्षीय स्थिति का व्यंजक है, ये पिछले वीडियो में निकाल के रखे हैं। तो अगर थीटा 0 होगा तो अक्ष पे आ जाएगा और उसके लिए ई का मान a होगा। दूसरी स्थिति है जब थीटा = 90 डिग्री। तो यहाँ देख लीजिए, थीटा जब 90 डिग्री कर देंगे, ये 90 जब हो जाएगा तो ये बिंदु P कुछ इस तरह की स्थिति में आ जाएगा यहाँ, और ये द्विध्रुव से 90 डिग्री कोण पर आ जाएगा, तो ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। तो P निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा, इसलिए E KP/RQ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो KP/RQ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा KP/RQ अंडर रूट 1 + ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KP/RQ। और ये निरक्षीय स्थिति में ऐसा ही व्यंजक निकाल के रखे थे। तो अगर हमको परीक्षा में कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले कि द्विध्रुव के कारण निकालिए, तो हम क्या करेंगे, किसी भी स्थिति में निकाल देंगे, और स्पेशल केस लगा करके थीटा = 0 कर देंगे, तब वो अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, और थीटा को 90 डिग्री कर देंगे तो निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा, दोनों स्थिति का निकल जाएगा। अगर हमको बोला जाए कि अक्षीय और निरक्षीय में निकालना है, तब हम लोग किसी भी स्थिति में निकालेंगे और थीटा = 0 लगा के अक्षीय कर देंगे, थीटा = 90 लगा के निरक्षीय कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी स्थिति का निकाल सकते हैं जब हम विद्युत क्षेत्र के इस रूप को प्राप्त करेंगे जिसको अभी किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।